नमस्कार सभी को। स्वागत मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास का एक चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। फिलहाल इस चैप्टर में हमारा जो पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो होगा साउथ एशिया, यानी कि जो हमारा क्षेत्र है जिसमें हमारा प्यारा सा देश भारत लाई करता है, जहाँ पे हमारा भारत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि साउथ। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने जो है देखे होंगे यूट्यूब पर, आपने तमाम वीडियोस सर्च किए होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको आप तक मेरी वीडियो पहुंची है तो आप जाहिर सी बात है आप इसके जो है ना कहीं आपको लाभ मिलना भी चाहिए। अब जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं क्या है, आपको आपकी समझ को बिल्कुल परे रख दिया जाता है। केवल वहां पे आपको किताबी बातें जो कि किताब से है बस उतना ही वो लाइनें बता दी जाती हैं, आपको उतना ही समझाया जाता है। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है ना चीजों को जो है ना एक तरीके से ग्रास रूट लेवल से समझने की आवश्यकता होती है। अगर कोई चाहे कि भाई मुझे अगर कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे की तह की जानकारी भी मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो अगर आप इस तरह से आप चाहते हैं कि कोई घटना कब क्यों कैसे और पूरी एक अवलोकन के साथ, पूरा एक जो है विश्लेषण के साथ घटनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आपको मैं जो पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसमें बिल्कुल आसान भाषा में जितना मैं कह सकता हूं मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको निराशा ना हो, अंत में आप जो है कुछ ना कुछ सीख पाए। हालांकि अगर आप जो है वन शॉट की उम्मीद पे बैठे हैं तो जाहिर सी बात है ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है तमाम जानकारियां मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी। भले इसको आपके पार्ट्स बाय पार्ट को ज्यादा लंबा खींच सकता है, ड्यूरेशन लंबा होगा, मगर आपको सारी जानकारी जो आपको एक तरह से परिपूर्ण बनाएगी, आपकी समझ विकसित करेगी, तो उसके लिए ये क्या है प्रयास मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या है भारतवासी हैं और हमारा जो देश भारत है वो एक बहुत ही विशाल देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं बात करूं कि भारत जो है आने वाले समय का एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देखता है, और क्यों ना देखें, भारत में वो काबिलियत है भी। तो अगर भारत ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहेगा तो क्या इसके भारत के जो आसपास के पड़ोसी जो देश हैं, क्या इनका जो है यहाँ पे शांति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक सवाल पूछता हूं, जहां आप रहते हैं अगर आसपास में या फिर आपके घर में अगर जो शांतिपूर्ण माहौल ना हो, अगर आपके जो आसपास में मोहल्ले में शांति ना हो, आपका मोहल्ला अगर अशांत रहता हो, तो आप क्या उसमें जो है अपनी ग्रोथ की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप अपने विकास की कल्पना कर सकते हैं? सब जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए अगर भारत विश्व गुरु या भारत जो है ग्लोबल सुपर पावर बनने की योग्यता अगर रखता है तो सबसे पहले उस योग्यता में सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि जो उसके जो नेबर्स है वहां पे जरूर उसके आसपास के जो देश है वहां पे शांति होनी आवश्यक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, इंडिया का जो नेबरहुड है वो कोऑपरेटिव और पीसफुल माहौल वहां पे होना आवश्यक है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से एक फाउंडेशन है जो भारत की जो पॉलिसी है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब मतलब भारत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देगा। भारत ऐसी विदेश नीति में भारत की विदेश नीति ऐसी है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को क्या है प्राथमिकता देके चलेगा। अब देख जानते हैं थोड़ा सा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या। तो कहने का मतलब क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फॉरेन पॉलिसी है, जिसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो अपने नियरेस्ट जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ जो है अपने रिलेशन को क्या करना, प्रायोरिटी देना। ठीक है ना। तो उनके साथ जो है ना हम क्या करेंगे, हम कोऑपरेशन, पीस और जो प्रॉस्पेरिटी को उनके साथ बढ़ावा देना, ग्रोथ को बढ़ावा देना, ट्रेड को बढ़ावा देना, है ना। तो ये चीज है। अब इसमें जो है ना कहने का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इसमें 8 पड़ोसी देश है हमारे। इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, और यही आपके जो साउथ एशिया कहलाता है। हालांकि इसमें जो है अगर मैं बात करूं कि इसके मुख्य उद्देश्य यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि भौतिक, फिजिकल, डिजिटल और लोगों के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको मजबूत करना। दूसरा जो है
ट्रेड में क्या करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, यानी कि व्यापार या वाणिज्य और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास में जितने जो रीजनल कंट्रीज हैं उसमें क्या है, एक तरह से ट्रेड को बढ़ावा देना, कॉमर्स को बढ़ावा देना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, जो कहीं ना कहीं क्या है हमारे यहाँ जो हमारे जो आसपास में साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में जो है ना, जिससे ट्रेड जो है और भी ज्यादा प्रॉस्पर करे। खैर, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो है संपूर्ण दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखना, जो भारत अपने विकास के लिए बहुत जरूरी समझता है और बिल्कुल होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब में आइए जानते हैं उनके कि भारत ने जो है 5 कौन से सिद्धांत जो हैं वो बनाए हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत। तो पहला है रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में क्या होता है, उनकी सोवरेनिटी का, उनके जो है उनके बीच में क्या है, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, कोई भी डायलॉग होना चाहिए, यानी कि और कोई भी एक अगर विवाद है तो उसको शांतिपूर्ण उसका निपटान होना चाहिए, यानी कि पीस बहाल हो। दूसरी बात क्या है, समृद्धि प्रॉस्पर करे, हम भी बढ़े आप भी बढ़े, ये चीज है। संस्कृति, कल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं यही यही एक चीज, ये टेक्स्ट ये कह रहा है कि आखिर क्यों ये सार्क जो है स्ट्रगल करता है, क्यों जो है ना यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर है वो हमेशा टेंस रहता है, यहाँ पे तनातनी का माहौल मिलता है। दूसरी बात है, तो जाहिर सी बात है, और किस तरह से जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो घरेलू पॉलिटिक्स है, उनकी जो आंतरिक जो है कलेश है, वो किस तरह से, कहने का मतलब क्या है, हमें परेशान करते हैं। मतलब उनके यहाँ से अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कैसे भारत उससे प्रभावित होता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, ये डायरेक्टली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं, प्रभाव इनके अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है भारत की सुरक्षा उससे प्रभावित होती है। तो कुल ही अच्छी बात है, ये कही गई है कि एक जैसे हम और आप चाहें ना तो अपना पड़ोसी बदल सकते हैं, हम अगर हमारा कलीशी पड़ोसी है तो हम उसको बदल सकते हैं, वी कैन चेंज आवर नेबर्स, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट, है ना, मतलब नेबर ऑफ अ नेशन, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना पड़ोसी जो है बड़ा ऊपर वाले के रहम और करम से मिलता है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई एक कंट्री जो है वो क्या है, अपने फ्रेंड्स बदल सकता है लेकिन अपने मतलब नेबर्स नहीं बदल सकता। अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों कि भारत को आप उठा के जो है ना, मतलब जो है कहीं और ले जाके शिफ्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिस तरह से भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन मिली हुई है, तो भारत के पड़ोसी देश भी उसी तरह से फिक्स हो गए। चाइना चाइना उधर ही रहेगा, है ना, पाकिस्तान वैसा ही रहेगा, भूटान वैसा ही रहेगा। तो कुल मिला के क्या है, कोई भी देश है, मैं बच्चे भारत की बात नहीं है, कोई भी देश है अपने जो है ना नेबर्स को चेंज नहीं कर सकता, फ्रेंड्स को चेंज कर सकता है। मुझे कोई देश ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे जो है इनसे रिश्ता नहीं रखना, कंट्री बी से रिश्ता रखना है, इससे कंट्री सी से नहीं रखना, कंट्री डी से जो है ना, मतलब जो है ना बहुत अच्छे संबंध होंगे, मगर वो तो ये सब डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है बाकी आप इसके नेबर्स को तो अपने चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि जानते हो आप कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद जो है कैसे जो है एक्सिस और अलाइड पावर्स के बीच में जो संघर्ष रहा, उसके बाद जो है जो आपके जो एलाइड पावर है वो जीतती है, लेकिन दुनिया फिर 2 धड़ों में बढ़ जाती है। 2 महाशक्तियों के बीच में जो 2 महाशक्तियों के बीच में संग्राम जो है वो जो ठनाठनी है वो शुरू हो जाती है। मतलब उस दौरान जो 2 ही बॉस, 2 ही सुपर बॉस जो थे, अपने आप को मानते थे, वो है यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन फाइनली यूएसएसआर जो है 1991 यानी कि 1990s आते तक वो टूट गया, और उसके बाद जो है क्या हुआ कि दुनिया जो है अब यूनिपोलर होने के तरफ बढ़ गई। तो अब जब दुनिया जो है एक तरह से, जब 1990 के बाद जो है दुनिया ये देख रही थी कि कैसे, मतलब एक तरह से अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे चेंज आएगा, क्या दुनिया को यूनिपोलर बनने दिया जाए, क्या एक सर्वे सर्वा मान लिया जाए यूएसए को कि यूएसए ही सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य रहेगा पूरे विश्व में, वही एक वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेगा। तो देखते हैं अब आगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तरह से नई व्यवस्था को लेके जो है हलचल तेज हो जाती है। So we have studied world politics after the end of the Cold War, 1991. Let's focus on our own neighborhood, South Asia. The world started paying closer attention to this area when both India and Pakistan successfully tested nuclear weapon. अब बच्चों जैसे कि हमारा भारत जो है न्यूक्लियर संपन्न देश है, मतलब जो है हमारे यहाँ परमाणु शक्ति है, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तो भारत ने क्या है कि एक तरह से टेस्ट किया 1998 में मई में
अपना जो है ऑपरेशन शक्ति और पोखरण 2 जो है ना 1998 में क्या है, जो भारत ने जो है ना एक टेस्ट कंडक्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और उसके ठीक बाद जो है कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने भी क्या है अपना एक चगाई 1 करके जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट उसने भी कर दिया। अब जब दोनों देश जो है, दोनों पड़ोसी देश और दोनों ने जो एक तरह से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं बाकी दुनिया की नजर जो है साउथ एशिया पर अब गड़ गई। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दुनिया को डर था, अगर मान लीजिए कि दुनिया का डर था, कि दुनिया का डर क्या था, दुनिया का डर लाजमी भी है। अब दुनिया को डर था कि अगर भारत और पाकिस्तान के जैसे रिश्ते रहे हैं, तो उस तरह से जैसे हमेशा टेंस माहौल रहता है बॉर्डर को लेके, वाटर डिस्प्यूट को लेके, अगर ये एस्केलेट हुआ, अगर ये टेंशन और बढ़ी, तो कहीं ना कहीं क्या है, दुनिया इस डर को देख रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों परमाणु संपन्न देश आमने सामने आ जाएं और ये जो युद्ध है एक परमाणु युद्ध बन जाए, यानी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब तक ना पहुंच जाए मामला, है ना। तो इसीलिए ये चीज है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में, अब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत तरह के विवाद हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट है। तो जैसे भारत की बात करूं और भारत पाकिस्तान के बीच में अगर देखा जाए, तो बच्चों जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो है एक तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही है, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो है अभी भी ठनाठनी चली रही है। जैसे कि पिछली बार अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत ने क्या कर दिया, पूरी तरह से जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो उसको सस्पेंड कर दिया। अब व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, तो बेटा ये जो है ना दो देशों के बीच में अगर जैसे एक नदी है जो कई देशों से गुजरती है, तो वहां पे वाटर शेयरिंग को लेके क्या है एग्रीमेंट होता है कि कौन कितना % पानी यूज करेगा, किसका कितना % इस नदी पर अधिकार होगा। ऐसे ही भारत ने भी क्या है सिंधु जल समझौता किया हुआ, ठीक है ना। तो उस पर अभी भी विवाद चल रहा है। जातीय और विद्रोही संघर्ष की बात करें तो श्रीलंका में जो है आपने श्रीलंका में पढ़ा ही होगा, श्रीलंका में दो जो एथनिक कम्युनिटी है उसके बीच में जो है हमेशा तनातनी देखने को मिली है। नेपाल में भी जो है माओइज्म की बात है, माओइज्म वाली बात है। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि आखिर दोनों जो देश है, चाहे यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान है या इसके जो पड़ोसी देश रहे हैं जो भी, तो उन सभी में आखिर की मूल अगर बात मैं बोलूं कि मेन आखिर मुद्दा क्या है, डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो है आपका वो रिसोर्सेज को लेके, यानी कि रिसोर्सेज के मतलब एलोकेशन के रूप में, कि यहाँ पे एक तो रिसोर्सेज की कमी है और दूसरी बात क्या है कि कुछ एक जो बंटवारा हुआ, जो तरीका हुआ, जो विभाजन हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत चाइना की बात करें, तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हिस्टोरिकल एरर है कुछ उसके अंदर। कोई जैसे कि भारत जो है कुछ पे, जैसे भारत जो कहता है कि ये यहाँ से होना चाहिए बॉर्डर, है ना, पाकिस्तान कहता है नहीं मैं ये बॉर्डर लाइन को मैं नहीं मानता, ऐसे ही चीन है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है ना जो हिस्टोरिकल बंटवारे हुए हैं उसमें जो है ना उसके कारण जो है ना बहुत सारे दांव पेच है, जिसके कारण क्या है हमेशा तनातनी इस क्षेत्र में बनी रहती है। अब बात करते हैं कि मतलब ये आपको उसमें देखा होगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट में जैसे कि आपने देखा काला पानी, है ना, तो काला पानी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर तय करता है काला पानी में। वाटर शेयरिंग में इंडस वाटर ट्रीटी आपको बता दिया। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी ठनाठनी है पानी को लेके, जैसे तीस्ता नदी का जो पानी है वो कौन कितना यूज करेगा, उसको उस समझौते को लेके बांग्लादेश हमेशा वो कहता है कि हमें कम पानी दिया जाता है, भारत की तरफ से हमें पानी नहीं मिलता, जितना पानी हमें चाहिए होता है उतना पानी नहीं देता। तो ऐसे विवाद जो है वो चलते रहते हैं। इंसर्जेंसी और एथनिक स्ट्राइक की बात करें तो तमिल क्राइसिस इन श्रीलंका और माओइस्ट इन नेपाल की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आपने देखा होगा अभी इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, साथ साथ में आपको कुछ की टर्म के डिटेल भी बताता चलूंगा। तो इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि एक जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई विद्रोही है ना, रिबेल कौन होता है, तो जाहिर सी बात है जो संविधान जो सरकार बना है, सरकार जो भी बना है उसके नियमों को जो नहीं मानता हो, यानी कि एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनी है ना, तो उस गवर्नमेंट को कुछ ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो क्या है उससे नाखुश हैं, उसके फैसलों को बिल्कुल नहीं मानते, उसको जो है ना वैलिडेट नहीं करते हो, तो उनको हम कहते हैं इंसर्जेंसी, यानी कि वो विद्रोही होते हैं। एथनिक स्ट्राइफ यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एथनिक स्ट्राइफ की अगर मैं बात करूं कि अगर दो धर्म हैं या दो जाति है, दो समुदाय है, दो भाषा के लोग हैं, इनमें कई बार टकराव की बात हो जाती है, तो इसे हम एथनिक स्ट्राइफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो
तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तो इस चैप्टर में देखेंगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो भारत के जो पड़ोसी देश है और भारत जो है उसके बीच में जो है आखिर जो विवाद के मुद्दे हैं वो कैसे हैं, और जो जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग क्षेत्र है, उनपे सहयोग भी है, तो सहयोग कहाँ पे। आप देखिएगा विवाद और सहयोग, आपको एक बड़ा अद्भुत संयोग मिलेगा, है ना। एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा जो है इंडिया और पाकिस्तान सब में क्या होता है, एक तरीके से एक बहुत ही जोश का माहौल होता है, एक बहुत ही जो है उत्साह का माहौल होता है। इंडिया और पाकिस्तान का जिस दिन मैच होता है क्या क्रेज होता है उस दिन, ठीक है ना। तो वहां पे एक तरीके से अच्छा, जो भी इंडिया के लोग जब पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते हैं, तो एक तरीके से एक जो है ना आओ भगत जो होता है, मेहमानबाजी होती है, वो भी काफी बढ़ चढ़ के होती है। और साथ में यहाँ पे एक और चीज होता है, ये दो देश एक दूसरे के ऊपर जो संदेह भरी निगाहों से भी देखते हैं। कई बार तो देखा जाए तो अब हरकत भी वैसी ही है, तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पे जो है ट्रस्ट भी है, सस्पिशन भी है ना, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सिंस मच ऑफ दिस इज रूटेड और कंडीशनड बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब जो ज्यादातर अगर मैं बात करूं कि ये सब जो समस्याओं का जड़ है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। अब इसको आगे समझाऊंगा मैं कि कैसे, कि अब फर्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ सम ऑफ द बिग कंट्रीज इन द रीजन। अब कुछ बड़े जो देश हैं उनके जो घरेलू जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके बारे में इस में बात कर लेते हैं पहले। तो वो चीज है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये आपके एनसीईआरटी में ज्योग्राफिकली साउथ एशिया आइसोलेटेड सब कॉन्टिनेंट, है ना। अब बात आती है कि साउथ एशिया के बारे में। तो साउथ एशिया जो है एक तरह से साउथ एशियन कंट्रीज है, तो उसका जो बॉर्डर है, यानी कि उसको जो नेचुरल उसकी जो बाउंड्री है वो बड़ी गजब की है। एक फोर्टिफाइड जैसे लगता है कि किले बंदी किया है, मतलब नेचर ने ही क्या कर दिया उसको, जो एक तरह से फोर्टिफाई कर दिया है ना। कैसे वो बताता हूं मैं। तो इसका जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वो कैसे है वो देखिए जरा, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो आपका जो साउथ एशियन कंट्रीज है, तो नॉर्थ में अगर इसका जो देखा जाए साउथ एशिया का जो है ये हिमालय है। तो हिमालय ने एक तरह से क्या है, मैसिव वॉल की तरह काम करता है जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से अलग करती है, साउथ एशिया को, ठीक है ना। दूसरा है वेस्ट में, अगर मैं साउथ एशिया का जो वेस्ट में है तो ये ईरान का बॉर्डर, यानी कि ईरान का बॉर्डर है। ईस्ट में अगर देखा जाए तो बॉर्डर साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार है हो जाता है, और साउथ में देखा जाए तो आपका इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका जो है ना, ये आपका जैसे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, मालदीव्स है। यही क्या है आपके साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये जो है आपका अरेबियन सी है, इधर जो है आपका नीचे इंडियन ओशन हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, तो है ना, ये इधर आपका जो चीन वाला हिस्सा हो गया। तो ये चीज क्यों, अगर अगर आप कहें कि हम साउथ एशिया के बारे में क्यों बात करें, आखिर इसका महत्वपूर्ण क्या है, मतलब सॉरी साउथ एशिया का ऐसा सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो बेटा, साउथ एशिया का जो डेमोग्राफी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका जो है एक सिग्निफिकेंस है अपना। अगर सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर लो, तो पॉपुलेशन जो है ना बेटा आपका 25% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना यही का है। मतलब अगर दुनिया में अगर देखा जाए कि मतलब दुनिया की जितनी आबादी है उसका लगभग 25% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पे रहता है। 2 बिलियन लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। अब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करूं मैं, तो रीजनल, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इस तरह से जो पॉपुलेशन का अगर एक तरह से शेयर निकाला जाए, तो लगभग जो 30 साल के जो 30 साल के एवरेज एज वाले जो लोग हैं, 30 साल तक की उम्र के लोग हैं, वो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, जो 30 ईयर्स तक के लोग होते हैं ना, एक वर्क फोर्स का काम करते हैं, मतलब एक तरह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पे एक तरह से यंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, देश के ग्रोथ को बहुत ही अच्छी दिशा देने में मदद करता है, एक फैक्टर है ये, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या होता है, अभी हमने दो पॉइंट पढ़ा है, जो आपने पॉपुलेशन की बात की और जो वर्कफोर्स की बात की। तो इसमें क्या है कि सबसे ये क्या दिखाता है कि एक तरह से ये पोटेंशियल दिखाता है, एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल दिखाता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इस रीजन में सभी लोगों को, इतनी सारी जो पॉपुलेशन है अगर, और जो यंग पॉपुलेशन, इनको सही से ट्रेन किया जाए, एडुकेट किया जाए, और जाहिर सी बात है इनको तो एक अच्छा, एक कहीं ना कहीं क्या है इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, और एक अच्छा जो है ना ग्रोथ जो है ना हमें देखने को मिल सकती है। चैलेंजेस की बात करूं, फिर भी इतने सारे जो है मतलब पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, वो अगर मैं रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जाए, इसके बावजूद भी देखा जाए कि रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, भारी मात्रा में यहाँ पे गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेड और रिसोर्सेज,
जैसे कि ये रीजन जो है ना सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो किसके लिए है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सर्विस यहाँ पे है, फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर गुड्स है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो कि बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, मतलब अहम भूमिका निभाते हैं ये। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल हब। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है एक तरह से आईटी के क्षेत्र में क्या है, आईटी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन में एक लीडर के तौर पे इधर मतलब है, इस साउथ एशियन कंट्रीज में एक लीडर है भारत, ठीक है ना। तो डिजिटल इनोवेशन में चाहे अगर मैं बात करूं, भारत में स्किल्ड लेबर फोर्स है ना, टेक इकोसिस्टम है, ये सब जो है ना एक तरह से कहने का मतलब क्या है, भारत में इसका बहुत अच्छा खासा बोलाबाला है। तो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल हब के बारे में, तो भारत अपना जो है एक तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में माहिर है। इस यहाँ पे जो है आपको जो है एक अच्छा खासा जो है वर्कफोर्स मिल जाएगा, स्किल्ड लेबर मिल जाएगी। दूसरी बात अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो यहाँ पे एक तरह से अगर चाइना का विकल्प के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश जो है ना, इस तरह से इनका जो महत्व है वो काफी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किन क्षेत्रों की बात है, तो जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। सार्क में जो इसके कोर 7 कंट्रीज है साउथ एशिया के, लेकिन बाद में जो है ना सार्क में जो है 2007 में जो है ना अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया। अच्छा एक बात और है, हालांकि अगर देखा जाए तो अगर जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इनका जो बॉर्डर है एक तरीके से चाइना से भी लगता है, हमारा बॉर्डर चाइना से भी लगता है, लेकिन फिर भी क्या है, चाइना को हम साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानते, उसे ईस्ट का पार्ट मानते हैं, ईस्ट एशिया का पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया पे बहुत ज्यादा है। अब चाइना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट रूट इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे।